हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको जानकार लोगों से मिलवाते हैं। आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, जहां इलेक्शन होने जा रहे हैं अभी अगले साल अप्रैल मई 2021 में। उसके लिए इलेक्शन कैंपेन एक तरह से शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह जी ने वहां का दौरा किया है। हालात बदलेंगे नहीं बदलेंगे, क्या सूरत हाल है और वहां क्या किसानों के आंदोलन का कोई असर है, ये भी हम समझेंगे। इस सब को जानने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं मोहतरमा ध्रुपदी घोष साहिबा, जो सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ मूर्ति कला यानी स्कल्पचर आर्टिस्ट भी हैं। वेलकम है ध्रुपदी घोष साहिबा। आप बताइए कि क्या कुछ वेस्ट बंगाल में होने जा रहा है, क्या वहां की सियासत पर कोई किसानों का आंदोलन का असर है और भारतीय जनता पार्टी जिस कोशिश में है सरकार बनाने की, क्या वो उसमें कामयाब हो सकेगी? आप इसको कैसे देखती हैं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, ये सिर्फ किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब की आंदोलन में सीमित नहीं है। ये सारे देश की आंदोलन है, क्योंकि ये खाने के, पहनने के और डिग्निटी के सवाल के आंदोलन है। तो जैसे कि समझ लीजिए, हम जब बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति का जो मुक्ति होता है, और कलाकारों में वो बात काफी सुनाई देते हैं। लेकिन ये फ्रीडम का जो फ्री है, फ्री होने के लिए सब चाहते हैं, सब लड़ाई करते हैं, लेकिन जब ये फ्री मार्केट का मुद्दा आता है, तब ये फ्री मार्केट बहुत भयानक चीज होता है, जहाँ पे कोई फ्रीडम अपने देश के लोगों का नहीं रहते हैं। दूसरे की किसी विदेशी शक्ति पे, या देश में जो विदेशी शक्ति को पूजा करते हैं, जो पूंजीवादियों का, जो बड़े लोग का, बहुत बड़े सुपर रिच लोगों का जो हिस्सा है, वही लोग सिर्फ मुनाफा करते हैं, और वो लोग तो 3% भी नहीं है। अभी आते हैं बंगाल का इलेक्शन के संदर्भ में। कुछ दिन पहले अमित शाह जी का रोड शो हो गया। सबको मालूम हुआ कि सब दिखाई दिया, और उसके बाद वो रविंद्रनाथ टैगोर की जो जगह है, जहाँ से मैं भी पढ़ाई किया, शांति निकेतन है जगह के नाम। और वहाँ पे कलाकार बहुत जन्म लेते हैं, कहला जाते हैं, लेकिन वो कलाकार में गुस्सा तो नहीं देखा मैं। अभी बात यही है कि शांति निकेतन के जिसी भी लोगों के साथ मेरी बात होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं बहुत खराब लगते हैं, ऐसे हालत हो रहे हैं। एक जगह है, उसको बोलते हैं घंटा तौला। घंटा तौला इज बेल, जहाँ पे घंटा जहाँ पे रहते हैं, ये एक बहुत ही पुराना एक स्ट्रक्चर था। उस स्ट्रक्चर को अमित शाह आने के पहले सिक्योरिटी के लिए इस स्ट्रक्चर को तोड़ा दिया गया था। तो ये तोड़ने के बाद सारे लोग ने फेसबुक में या तमाम की सोशल मीडिया में फोटो लगाया। लेकिन ये बात है कि ये जो घंटा तौला का जो ऐतिहासिक जो बोध है, ऐतिहासिक जो रूपायन है, इसको लोगों ने महसूस करते हुए भी किसी का दिल में गुस्सा मैं नहीं देखा, नफरत भी मैं नहीं देखा। अभी एक बात बोलेंगे आप कि नफरत क्यों, है ना? तो हम नफरत लोगों के लिए नहीं बोल रहे हैं। नफरत ये है कि नफरत के खिलाफ हम लड़ते हैं, इसीलिए जो नफरत हमें करते हैं उसको हम नफरत करते हैं। तो नफरत के खिलाफ जब हम रहते हैं, तो उस हिसाब से अमित शाह जी जब ने रोड शो किया, वहाँ पे तमाम उत्तरायण बोल के जो जगह है, वहाँ पे गया। उत्तरायण एक टैगोर म्यूजियम हम बोल सकते हैं। वहाँ पे तमाम टैगोर का बनाया हुआ, उनका रहते हुए जो चीज, किताब से लेके, कलम से लेके, ब्रश यानी कि तूली से लेके, तमाम चीज टैगोर का है। और उनका जो हिस्टोरिकल चीज है, जिसको ऐतिहासिक मूल्य है पूरा वर्ल्ड में, वो सारी चीज है। और वहां पे गया, जाके वो बैठे, हाँ, उसी एक कुर्सी पे बैठे, और तमाम मुझे एक बात की हैरानी बहुत हुआ कि वहाँ के जो वाइस चांसलर से लेके शुरू करके जो कुछ बड़े बड़े लोग हैं, तो वो लोग ऐसे उनके साथ व्यवहार किया जैसे कि वो आके उनको एकदम धन्य कर दिया। तो ये बहुत परेशानी का विषय था। मैं अमित शाह जी से भी
ज्यादा गुस्सा उन लोगों के ऊपर हूँ जो लोग अमित शाह जी को आज लेके आके विश्व भारती घुमाया और एक बाउल गाना सुनाया उनको। बाउल गाना जो गाया वो वासुदेव बाउल कहलाते हैं उनको, उनका नाम है वासुदेव दा। हम बचपन से उनको देखे हैं और हमें हैरानी ये बात है कि मैं आई वाज थिंकिंग, मैंने आई वुड रादर थिंक अलाउड अभी कि वो वासुदेव दा का घर घर रहा क्या उस दिन? घर नहीं रहा, वहां पे सीआरपीएफ का मोहल्ला बन गया पूरा। और इतना हैरानी की बात है कि जो खाया इन लोगों ने, जहाँ पे जाके खाया, तो वहां पे बोला है कि किसानों के घर में खाया, बाउल के घर में खाया, लेकिन वो बाउल के घर तो नहीं रहा ना घर। बाउल के घर में 4 लोग रहते हैं, जमीन पे बैठ के खाते हैं, 1 लोग या 2 लोग मिलके खाना बनाते हैं। लेकिन वहां पे सीआरपीएफ से लेके सिक्योरिटी, तरह तरह का सिक्योरिटी फोर्सेस उस दिन मौजूद था। और जो लोकल आरएसएस और बीजेपी का गुंडास है, हम बोलेंगे हुलिगन्स जो है, वो लोग ही आगे जाके बहुत बड़े लोग बनेंगे, मंत्री बनेंगे। लेकिन यही लोग सबको संभाल रहे थे, क्राउड को, कि आप लोग पीछे जाओ पीछे जाओ। हाँ, तो वो अमित शाह जी ने कुर्सी के ऊपर हाथ रख के अपना हाथ को ताल दे रहा था गाना के साथ, जैसे हम इकबाल बानो साहिबा की गाने के साथ जब एकदम मदहोश हो जाते हैं, ऐसे जैसे मदहोश हो गया वो, ऐसे लग रहा था। तो मुझे एक विजुअल याद आ रहा था कि जर्मनी में हिटलर भी ऐसे ही मदहोश हो जाते थे क्लासिकल म्यूजिक में। तो ये लोकल म्यूजिक लेके मदहोश हो गए। अभी बात ये है कि गुस्सा मेरे और हमारा जो भी आप बोले, ये अमित शाह जी को लेके इतना नहीं हुआ जितना मेरा हुआ तकरीबन वहां पे जो लोग उनको आह्वान किया, उनको खिलाया पिलाया, सेवा दिया। और सबसे बड़ी बात है, सेवा की बात नहीं है ये, पूरा अपॉर्चुनिज्म का एक बहुत बड़ा धब्बा दिखाई दे रहा था। और शांति निकेतन का एक स्ट्रीट का नाम, एक रास्ता का नाम उन्होंने बता के गया है शाह ने कि ये विवेकानंदो सरोनी, विवेकानंद के नाम पे होगा, विवेकानंद सरणी होगा उस पे। तो लोग बहुत हैरान हो रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, लेकिन उस पोस्ट का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जिस दिन घंटा तौला वो लोग तोड़ रहे थे, वहां पे रेजिस्टेंस नहीं हुआ। जो भी होता है वहां पे रेजिस्टेंस नहीं होता है, जब हो जाता है उसके बाद सोशल मीडिया में लोग, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स है, ये जो भी है, कलाकार है, संगीतकार लोग हैं, ये लोग को वो एक स्टेटस को मेंटेन करना होता है कि थोड़ा लेफ्ट खुद को दिखाना होता है कि हम प्रतिवाद करते हैं। लेकिन प्रतिरोध और प्रतिवाद के बाद तभी होता है जब वो एक्ट, यानी कि वो जो काम वहीं पे होता है ना। वहां पे सिर्फ रोकने के लिए कुछ स्टूडेंट्स हमेशा होते हैं, क्योंकि छात्र समाज के ऊपर अभी भी या मैं जितना दिन जिंदा रहूंगी उतना दिन भरोसा छात्र समाज पे ही सबसे ज्यादा रहेगा। छात्र समाज ने काफी प्रतिवाद प्रतिरोध किया है। पिछले बार जब मोदी जी आए थे विजिट करने में, कॉन्वोकेशन के टाइम से लेके वो लोग काफी हल्ला बोल किए हैं, लेकिन इस बार छात्र लोगों को मैं जानती हूँ, हमारे दोस्त लोग हैं, भाई जैसा है, बहन जैसा है सारे, वो लोग को गृहबंदी रखे थे। जैसे कश्मीर में लोगों को सालों सालों तक गृहबंदी रखते हैं, यहाँ पे भी वैसे गृहबंदी रखे थे, होम अरेस्ट किया गया था। और ये अरेस्टिंग के बाद, इस अरेस्टिंग को लेके सिर्फ वही छात्र लोग ही या छात्र लोग का सॉलिडरिटी में जो खड़े थे वो लोग बोल रहे हैं। जो तमाम इंटेलेक्चुअल जो नाखुश हुए शाह की विजिट पर, वो इंटेलेक्चुअल्स लोग छात्र के बारे में नहीं बोले, बहुत कम बोले। कुछ मैगजीन है, कुछ जर्नल्स है, ई जर्नल्स है, वहां पे लिखा गया है कि होम अरेस्ट के बारे में। लेकिन ये सवाल बहुत पेचीदा सवाल है कि हम आखिर में क्या मांग रहे हैं, क्या चाह क्या रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध का एक अंश भी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, ये आपने बात बहुत अहम कही। 2 बातें, एक तो ये कि
स्टूडेंट्स को बंदी बना करके रखा गया। जब मोदी जी गए, उसके बाद अमित शाह जी गए। लेकिन साथ साथ दूसरी बात भी जो आपने कही कि कुछ लोगों ने अमित शाह को वेलकम किया, वाइस चांसलर और दूसरे लोगों ने भी। तो क्या ये वेस्ट बंगाल के सियासी माहौल में तब्दीली का बड़ा इशारा नहीं लगता आपको? क्या लगता है, जो बीजेपी का अपना टारगेट है हुकूमत बनाने का, वहां सरकार बनाने का, क्या उस तरफ ये तेजी से आगे बढ़ सकते हैं? हालात कैसे हैं? देखिए, अभी एक है कि तृणमूल कांग्रेस का जो है, तृणमूल कांग्रेस रूलिंग क्लास अपोजिशन है, ठीक है। हम कभी, अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं दोनों को ही एक तरीका से देखूंगी कि एक रूलिंग क्लास दूसरा रूलिंग क्लास को विरोध कर रहे हैं या जो भी हो, रूलिंग पार्टी मैं बोलूंगी। तो एक रूलिंग पार्टी दूसरा रूलिंग पार्टी को ज्वाइन कर ही सकते हैं। जैसे बीजेपी के संसद जाके टीएमसी ज्वाइन कर रही है, और माने टीएमसी का संसद जाके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो है, समझ लीजिए कि शुभेंदु अधिकारी का बात जो है, शुभेंदु अधिकारी ने वो तो ज्वाइन कर लिया है। लेकिन बात ये है कि ये क्या बहुत ही भ्रष्टाचार है? ये भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि ये टीएमसी भी उसी नजरिया से किया जिस नजरिया से वो बीजेपी करेंगे, वो ठोस करेंगे। क्योंकि पहले देखिए, जो शारदा केलेंकारी का जो बात हुआ है, शारदा केलेंकारी से बचाने के लिए बहुत सारे लोग बीजेपी ज्वाइन कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, यूट्यूब में जो शारदा केलेंकारी का, जो शुभेंदु अधिकारी वगैरह का जो फुटेजेस था, वो इमीडिएटली वहां से डिलीट हो गया, है ना। उनका भी मैंने, यानी कि पूरा मीडिया से लेके, सोशल मीडिया से लेके शुरू करके तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम है, ये माध्यम सारे उनका हाथ में है। तो तुरंत जब आप ज्वाइन करते हो, वो इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाते हैं पेज। अभी बात ये है कि शुभेंदु अधिकारी कितने अच्छे थे या कितना बड़ा संगठक थे, वो लोग पूछते हैं। अच्छे बुरे के बात नहीं होता है राजनीति में, सबसे बड़ी बात है। रूलिंग क्लास पॉलिटिक्स कोई करते हैं तो हर एक रूलिंग क्लास पॉलिटिक्स में उनका चेतना एक ही रहता है, वो वोटिंग का सिस्टम रहता है, और उसके बाद वो कॉर्पोरेट हाउस में उसको बेचने का जो पूरा संकल्प है वो दिखाई देता है। दूसरी बात है कि जब तक ना लोगों के लिए पॉलिटिक्स होगा, यानी कि हम जिसको पीपल्स पॉलिटिक्स बोलते हैं। एक बहुत मजेदार चीज मैं कहना चाहूंगी, एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट ने एक ग्राफिक्स बनाया, ग्राफिकली उसको डिजाइन किया है, एक छवि। वो चित्र में ऐसे दिखाई दे रहा है कि पार्लियामेंट को एक कुठार उखाड़ के फेंक रहा है ना। तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कहीं ना कहीं पे ये इतने सालों से क्या किया, जो एक फाशीवाद की दौर आप गुजर रहे हैं। अभी फाशीवाद क्या होते हैं, यहाँ पे सबको मालूम है कि टीएमसी कोई छोड़ के गए बंगाल में तो बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि टीएमसी का जो नेता छोड़ के जाएंगे, वो बीजेपी में जाके उसका वो लाखपति थे करोड़पति बन जाएंगे, यही होगा। और जो बीजेपी में छोड़ के आएंगे, वो लाखपति से करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि वो हिस्सा जो है, वो पैसा का हिस्सा, वो और कहीं पे डिसाइडेड होता है कि किसको खरीदना है। बेसिकली खरीदारी चलते हैं यहाँ पे। तो अभी बंगाल में अगर माहौल आप पूछो कि साधारण लोगों का माहौल से, यहाँ पे थोड़ा हम काउंट कर सकते हैं। दूसरा बात है कि मुस्लिम माहौल क्या है। अभी मुस्लिम आंदोलन, अगर मैं बोलूंगी, उस हिसाब से मुस्लिम आंदोलन नहीं है। लेकिन एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज है, वो है कि जब से ये पार्क सरकस की आंदोलन चला था, एंटी सीए एनआरसी एनपीआर का, ये आंदोलन में काफी सारे यंग फेसेस नजर आए हैं। और यंग फेसेस जो है वो मुस्लिम समाज से हैं, जो वहां पे थे। जैसे कि आज बहुत सारे लोग पंजाब में हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे परिचित लोग हैं, जो वहां पे बैठे हुए हैं पूरा दिन पूरा रात। तो पार्क सरकस में भी वैसा ही एक घराना बन गया था कि वहीं पे ही आके खाना खाओ, वहीं पे ही पकाओ और वहीं पे ही आके बैठो। तो ये जो आंदोलन के साथ जो हम बोलते हैं एथनोग्राफिक, जो ऑटो एथनोग्राफी, एथनोग्राफी नहीं बोलेंगे, ऑटो एथनोग्राफी बोलेंगे। ऑटो एथनोग्राफी एक कंडीशन बना है
कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मैं खाना भी खा रही हूँ यहाँ पे, मैं बगल में किसी पड़ोसी का घर में जाके कपड़ा बदल रही हूँ, नहा रही हूँ और गोसल करके मैं वापस आके आंदोलन ज्वाइन कर रही हूँ। इसका जो कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन पार्क सर्कस, ये पार्क सर्कस के बाद में ये जो एंटी सीए एनआरसी एनपीआर के प्रोटेस्ट में काफी दिखाई दिया है। तो अभी ये है कि नया पीढ़ियों का लोग तो है, नया पीढ़ियों का लोग तो है और नया पीढ़ियों का लोगों में ही भरोसा है। लेकिन मुझे, अगर मैं पर्सनली बोलूंगी तो मुझे रूलिंग क्लास में उतना भरोसा नहीं है, क्योंकि देखिए रूलिंग क्लास के साथ वही लोग देता है जो बड़े लोग होते हैं, यानी कि सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, जो तकरीबन पेटी बुर्जुआ में भी जो हमारे जैसा जिनका घर चलते हैं, छोटा सा व्यवसाय है, व्यापारी का काम करते हैं या जो भी है, उसमें भी बहुत ज्यादा एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट ग्रो किया है। ये मैं अपने एथनोग्राफिक एक ऑटो एथनोग्राफिक स्टडी से मैं खुद कह रही हूँ। तो इसमें बंगाल में जो चीज मुझे नया लगता है, बंगाल में ये नया नहीं है, एक्चुअली हिडन था। वो छुपा हुआ एक मुसलमान के लिए विद्वेष, ये तो बंगाल में छुपा हुआ था, अभी वो दिखाई दे रहा है। मैं पर्सनली कहना चाहूंगी कि अगर कुछ बदल के लिए हम सपना देखते हैं कि ये बदलाएगा या नहीं, तो वो रूलिंग क्लास पॉलिटिक्स को छोड़ के ही हमें सोचना पड़ेगा। तीसरा बात है कि टीएमसी, अगर आप पूछोगे कि टीएमसी का संभावना कितना है, देखिए ममता बनर्जी एक राइट पॉपुलिस्ट है, लेकिन ममता बनर्जी एक विरोधी शक्ति भी है, एटलीस्ट इतना दिन। लेकिन बहुत सारे जैसे आपको मैंने पहले कहा कि बहुत सारे यहाँ पे गुल मिल गया है। जैसे शारदा की स्कैम के बाद से काफी सारे लोग बाहर जा रहे हैं, यानी कि निकल रहे हैं पार्टी से, खुद का नाम बचाने के लिए, जेल से बचाने के लिए और पैसा बनाने के लिए। तो इसमें से अगर ममता बनर्जी का प्रॉब्लम मुझे ये लगा कि वो संगठन बनाया नहीं ठीक से। ये मेरे खुद के एनालिसिस है। अगर कोई संगठन बनाते तो शायद वो टीएमसी का एक जगह हबी रहता और उसमें बहुत सारे लोग भी जोग देते। तो अभी ये है कि देखिए अब लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि एआई मेम कैसे आ गया है, मेम क्यों आएंगे। अगर कोई हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का पार्टी बन सकते हैं तो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट का पार्टी क्यों नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स ही है अल्टीमेटली, है ना। तो बात यही है कि अगर आप शोषण करेंगे तो कहीं ना कहीं पे आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी पे, अगर मेरी हिजाब पे या दाढ़ी पे क्वेश्चन आया तो कहीं ना कहीं पे लोग इमीडिएट आइडेंटिटी पे चले जाते हैं। इमीडिएट आइडेंटिटी का एक लड़ाई शुरू होता है, और इमीडिएट आइडेंटिटी का लड़ाई, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इमीडिएट आइडेंटिटी का लड़ाई सही है, लेकिन समाज बदलने के लिए सही वो नहीं है शायद, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो लड़ाई हम भी लड़ते हैं इमीडिएट आइडेंटिटी का। तो इमीडिएट आइडेंटिटी का जो सवालत यहाँ पे पैदा होते हैं, वहां पे हम देखेंगे कि बहुत सारे मीम भी ज्वाइन कर रहे हैं लोग, है ना, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है, लोग ऑल्टरनेटिव लेके लड़ना चाहेंगे, क्योंकि लोग आगे जाके वो कहीं ना कहीं पे देखते हैं कि हम हमारे घर में चावल और दाल आए और यहाँ पे दंगा ना हो, है ना। तो बीजेपी आएंगे तो स्पष्ट रूप से ये है कि दंगा तो होगा ही, ठीक है, और यहाँ पे मुसलमान की जगह नहीं रहेगा। हाँ, अभी ये चीज मैं आपको सीधा बोल रही हूँ कि ये मैंने काफी लोगों को इंटरव्यू किया है, और इसमें तकरीबन आप मान लीजिए कि मोर देन 60% पीपल वहां पे मन में एंटी मुस्लिम है। हाँ, एजुकेटेड है, पढ़ाई है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक किए हैं, कुछ लोग तो पीएचडी भी कर रहे हैं, ये किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट उनको कलेक्टिवाइज कर लिया, यानी कि सामूहिक रूप से अगर लोगों को देखोगे तो सामूहिक रूप से देखोगे कि वो चंक थोड़ा वो बीजेपी के साथ ही अल्टीमेटली जाएगा। हाँ, तो ये एक बहुत मुस्लिम एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट का तौर पे जो यूनिटी बना है वो बहुत ही भयानक है, और इस यूनिटी को माने बंद करने के लिए, उसको ठुकराने के लिए हमारे पास एंटी हिंदू या एंटी अदर रिलीजियन
कम्युनिटी बिल्ड करना, ये भी सही रास्ता नहीं है। हम बोलेंगे, हम ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो यूनाइटेड स्ट्रगल की जरूरत है बीजेपी के खिलाफ। तकरीबन ये देखिए कि आरएसएस का एक भयानक इंटरेस्टिंग चीज है, वो है आरएसएस का संगठन बहुत पोख्ता है। आरएसएस का संगठन बहुत पोख्ता है और आरएसएस का संगठन में तकरीबन आप इवन आजकल शहर में भी जैसे पहले गांव-गांव पे होता था, उसके बाद सबर्ब्स में आया, उसके बाद शहर में भी आया। हाँ, अभी शहर में बहुत बहुत लोग आरएसएस करने लगे हैं। कुछ दिन बाद मुझे लगता है मेरे पड़ोस से भी आरएसएस करेंगे, ऐसे लगता है। तो ये जो भयानक है वो एक संगठन करा है। तो अमित शाह को लोग चाणक्य बोलता है। अमित शाह चाणक्य या क्या मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन अमित शाह का बुद्धि तो है। हाँ, क्योंकि उसी टाइम में अमित शाह जी ने उसी टाइम पे बंगाल आया, जिस मोमेंट में बंगाल में पूरा एकदम वो लाइक एक सेंटिमेंट हो रहा था कि हाँ थोड़ा एंटी सीए, एंटी एनपीआर, एंटी एनआरसी, इसको भी थोड़ा आगे लेके चले, इसको फिर से जगह उठाए। लेकिन अमित शाह जी उसी समय पे आया जिस समय पे आपको लगेगा कि ये सारे थोड़ा मैंने उबल रहा था, है ना। तो जब भी मोमेंट में आता है उसी टाइम पे वो बोलते हैं ना दवाई दे के जाते हैं, तो उसी टाइम पे वो जाके दवाई दे के गया। टैगोर को लेके बहुत बड़े बात बोला, बाउल के घर में खाए, किसान के घर में खाए, जमीन पे बैठ के खाए। तो ये सारे जो सेंटिमेंट है ना, ये तो बहुत एकदम बहुत माहिर हो जाता है आगे जाके कि हमारे घर पे जमीन पे खाए इतने बड़े नेता। लेकिन बड़े नेता पिछले क्या करके आए हैं वो तो कहा नहीं जाता है वहां पे। अच्छा अच्छा, एक बात आखिरी में मैं पूछना चाहूंगा, ये एआईएमआईएम वाली बात जो आपने कही असदुद्दीन ओवैसी की, उनके बारे में उनकी पार्टी का तो अपना कहना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो वो ठीक है कि हर एक को इलेक्शन लड़ने का हक है, लेकिन उनके बारे में बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है उनके बारे में, और वो पोलराइजेशन में, हिंदुओं के पोलराइजेशन में ये बड़ी मदद करते हैं बीजेपी के लिए, ऐसा भी समझा जाता है। क्या वेस्ट बंगाल के लोग इस बात को समझते हैं? अभी बात ये है कि देखिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो सबका है लड़ने के लिए, सबको है पार्टी बनाने के लिए, उसका कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस रहता है, माने जिसको बोलते हैं मैंडेट एंड कॉम्पोजिशन रहता है। वो मैंडेट एंड कॉम्पोजिशन के भीतर मीम भी है, ठीक है। अभी एआई मीम जो है इसका मैं हमेशा ना वो फेसबुक लाइव देखती हूँ। तो फेसबुक लाइव में मैं देखती हूँ कि बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं उनको अभी। हाँ, उस हिसाब से टीएमसी का जब फेसबुक लाइव देखती हूँ बहुत कम लोग चाहते हैं उनको। हाँ, तो अभी ये है पोलराइजेशन में तो हेल्प किया है, पोलराइजेशन में तो हेल्प किया है, लेकिन पोलराइजेशन को घटाने के लिए जो यानी कि ग्रे लाइन माने ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में जो ग्रे लाइन लाने के लिए आप समझ सकते हैं ये किसान का स्ट्रगल है। जैसे किसान के स्ट्रगल माने जो सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल है, जो फूड के लिए स्ट्रगल है, जो डिग्निटी के लिए स्ट्रगल है, ये बोल रहे हैं कि माने एमएसपी का जो बात है, हाँ, मिनिमम सिक्योरिटी प्राइस वो घटा लेंगे, ये जो है, और फैसिलिटेशन करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, क्या फैसिलिटेट करेंगे, सिक्योरिटी फैसिलिटेट करेंगे। ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है कि कभी भी जैसे मैं आपको बोला कि फ्री मार्केट में मैंने अदानी अंबानी रहेंगे, जैसे मैं एक बहुत सहज भाषा में आपको कहती हूँ, सपोज मैं और आप हैं, हम कुछ बेचने वाले हैं मार्केट में, मेरे पास 10 रुपए का आम है, आपके पास 50 रुपए का आम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं 10 रुपए आपका 50 रुपए का आम देख के मैंने 10 रुपया ही रखा, और 50 रुपया का आपके पास जो आम है आपने बोला अरे भाई हमारे बगल में तो 10 रुपया बेच रहे हैं, सब तो ले रहे हैं, तो मैं इसको 5 रुपया करता हूँ। तो आपने 5 रुपया पर किलो आम कर दिया, मैं हाइपोथेटिकली बता रही हूँ। अच्छा, 5 रुपया जब आप कर दिया, मैं आपसे 5.5 रुपया का खरीद लिया और उसको बाजार तैयार करके उसको ही 40 रुपया में या 60 रुपया में बाद में जाके सेल किया। तो ये जो है जैसे कि समझ लीजिए माने ये पूरा, अगर ये जो फार्मर्स न्यू फार्म बिल है, हम कहलाते हैं इसको
कि अगर आपका हाथ में एक कार्बंकल हुआ, जैसा कुछ हुआ, या नस का कोई समस्या हुआ, तो नस के जगह पे, नस को ठीक करने की जगह पे वो हाथ को ही काट के निकाल दिया शरीर से, है ना। तो वो कार्बंकल हुआ तो पैर को ही काट के निकाल दिया। यही है हमारा एक्सप्लेनेशन, ये जो न्यू फार्म बिल है। और जब ये क्यों होता है, क्योंकि जब दो रूलिंग क्लास है, दो रूलिंग क्लास का कॉन्फ्लिक्ट होता है, और कॉन्फ्लिक्ट में उसको लगता है कि मैं और आप दो ही रूलिंग क्लास है, तो हम सोचेंगे हमारा जो अभी जो घटा है, जो हमारा जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान को हम गरीब के कंधे पे शिफ्ट करा दे। वही हो रहा है, वही फैसिज्म है। फैसिज्म का अगर आप बात सहज भाषा में बोलेंगे तो वही है। और अभी बात यही है कि जब ये मांडी से वो लोग लेंगे, तब बहुत मांडी से 1/4 प्राइस में लेंगे, और उसके बाद जाके वो 4 गुना बढ़ा के उसको कई सारे माध्यम से, जैसे मेट्रो कैश एंड कैरी हो या जो भी हो, अमेज़न हो, ये तरह तरह का जो बड़े बड़े और भी चीजें आएगा, जो ये यहाँ से सेल करेगा, सेल आउट करेगा। आपको एक मजेदार बात मैं बताती हूँ। मैं उस दिन मैं थोड़ा स्वेटर देख रही थी, विंटर क्लोथ्स, मिंत्रा में जाके। तो मिंत्रा में जाके देखा, उसके बाद अमेज़न पे जाके देखा, तो वहां पे बहुत मजेदार चीज मैंने देखा कि वुल एक भी नहीं है। जो मटेरियल है वो सारे स्पैंडेक्स है और एक्रिलिक है, और इसको ही बाजार में वो वुल बोल के बेचता है। बहुत मजेदार चीज है। सिर्फ 1 और 2 कंपनी है जिसमें वुल का स्टफ है, लेकिन उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है। हाँ, तो अभी ये है कि अगर ये शुरू में जब किया था, अमेज़न हो, मिंत्रा हो, जो भी है, तमाम का कंपनियां जो है, वो पहले वुल बेचता था। वुल वो 4 गुना बढ़ा के बेचता था, अभी 10 गुना बढ़ा के बेचता है, और उसके बाद 10 गुना बढ़ा के भी नहीं बेच पाता है, क्योंकि वुल का वो जो बड़े बड़े गोट्स है, पश्मीना का तो गोट होता है, और बाकी वुल का जो भेड़ होता है, वो सारे दूसरी जगह पे जा रहे हैं, है ना। तो ये सबसे मजेदार चीज है। अगर हम आंखें खुला रखेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे, तो समाज को बहुत अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। क्योंकि हर एक चीज, अगर न्यूज़पेपर हम बोलते हैं कि मेक न्यूज़पेपर योर एवरीडे टीचर, तो अगर हम न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ क्या है। तो हमारा जीडीपी एकदम नीचे जा रहे हैं और सब कुछ ऊपर जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया द्रौपदी घोष साहिबा। मैं और लंबी बात करता, लेकिन सोशल मीडिया पे जाहिर है बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती, लेकिन आपने 2-3 बातें बहुत अहम बताई हैं। एक तो ये कि वेस्ट बंगाल में मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के जज्बात बढ़ रहे हैं, एक तरह से ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, और बीजेपी को सपोर्ट मिलनी एक तरह से शुरू हुई है। कुछ लोगों को गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से के बावजूद भी बहरहाल ये हकीकत है कि अमित शाह अपने तरीके से बीमारी की दवाई दे करके आ रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कि टीएमसी, मैं इसको इस तरह से भी समझना चाहता हूं, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि टीएमसी के आने से पहले वहां कम्युनिस्ट पार्टियों की हुकूमत होती थी, जो बिल्कुल अलग नजरिया होता था। अब ये कम्युनिस्ट टीएमसी जो कांग्रेस से निकल के बनी है, अब अगर अगले फेज में ये सरकार बीजेपी के पास भी चली जाए तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि ये दर्जा बंदी है, स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। शायद कम्युनिस्टों के फौरन बाद बीजेपी के आना मुश्किल था। ये एक बफर स्टेट समझ लीजिए, या बफर सरकार समझ लीजिए, जिसमें ये तब्दीलियों के चांसेस बढ़े हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका द्रौपदी घोष साहिबा, कलकत्ता से आपने हमारा साथ दिया। हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि हमारी कोशिश रहती है कि जहां से भी जो खबर हो वहीं से कुछ इंसाइट लिया जाए और आप तक पहुंचाया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।